guys, my name is Mohammad Asim and welcome back to TLO MBBS the last option. Guys, today we are going to start opportunistic mycosis and आज हम पार्ट 1 को कवर करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट को कवर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिजीज से, कैंडिडा. डिजीज एंड प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कास्टिव ऑर्गेनिज्म में एक स्पीशीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैंडिडा एल्बिकेंस. ओके, कैंडिडा तो जीनस है, एल्बिकेंस स्पीशीज है. ओके, अदर स्पीशीज में कौन से आते हैं? कैंडिडा ट्रोपिकैलिस, पैराप्सिलोसिस, क्रूसी एंड ग्लैब्रेटा. ओके, कैंडिडा तो जीनस है, बाकी स्पीशीज है. अब स्पीशीज के आपस में हम डिफरेंशिएशन के लिए कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशंस को यूज़ करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन में डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, लैक्टोज, ग्लूकोज, सक्रोज, माल्टोज. आगे डिजीज काज की बात करें तो लोकल या म्यूकोकुटेनियस डिजीज में क्या आएगा? थ्रश, वजाइनाइटिस, इसोफेजाइटिस, डायपर रैश एंड क्रोनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडायसिस. डिसेमिनेटेड या सिस्टेमिक डिजीज में क्या आएगा? राइट साइडेड एंडोकार्डाइटिस. ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन में कैंडिडीमिया, अगर वो ब्लड में स्प्रेड कर जाए तो, एंड ऑप्थेल्माइटिस इन्फेक्शन विद इन आई. ओके, अब डिवाइस से रिलेटेड देख लें तो इंडेवलिंग आईवी एंड यूरिनरी कैथेटर्स की वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाते हैं. अब ये इंडेवलिंग का क्या मतलब होता है कि पर्पस फुलफिल हो गया, हमने आईवी लगा के सोल्यूशन या जो भी इंजेक्शन लगाना था या कैथेटर से जो भी हमारा पर्पस फुलफिल करना था, उसके बाद अगर फिर भी हम कैथेटर या आईवी को लगाए रखें तो उससे क्या होगा? इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है. इन सब डिजीज़ को हम आगे कंप्लीटली कवर करते हैं. प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ओवल शेप यीस्ट सेल्स होते हैं जो कि बर्ड की फार्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, ये जो फंगस होते हैं ये हमारी बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा कंपोनेंट होते हैं. जैसे कि इनहेबिट म्यूकस, इनहेबिट्स मीन्स रिजाइड, यहाँ पे वो लोकेट करते हैं. म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआईटी एंड फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट्स. अगर टिश्यू मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये यीस्ट सूडो हाइफी या ट्रियो हाइफी के तौर पे भी अपेयर हो सकते हैं. अब सूडो हाइफी क्या होते हैं? इलोंगेटेड यीस्ट जो कि क्या हाइफी की तरह रिजेंबल करें. ओके, ट्रियो हाइफी नहीं है बट रिजेंबलेंस जो करते हैं. ट्रियो हाइफी क्या होता है? वो सिर्फ कैंडिडा एल्बिकेंस बनाता है स्पेसिफिकली जब वो टिश्यू को एक्टिवली इन्वेड कर रहा होता है. ट्रांसमिशन की बात करें तो जो सोर्स है वो श्योरली एंडोजीनियस है, क्योंकि ये हमारी जो होस्ट की बॉडी का ये फ्लोरा नॉर्मल फ्लोरा कंपोनेंट होता है, पार्ट ऑफ द नॉर्मल होस्ट फ्लोरा ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की बात करें इन्वेजन के लिए तो जो हम स्किन की पेनिट्रेशन करते हैं इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कि नीडल्स हो गए या कैथेटर्स यूज़ करते हैं, अगर ये क्या हो? इंडेवलिंग वही पर्पस फुलफिल हो गया फिर भी वो लगाए रखें तो उससे क्या होता है? इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांस होता है. आगे पैथोजेनिसिस एंड क्लिनिकल फाइंडिंग की बात करें तो लोकल इन्फेक्शन में पहले आता है थ्रश. थ्रश क्या होता है कि हमारी टंग के ऊपर वाइट पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं. ये सूडो मेम्ब्रेन को क्या कर रहे होते हैं? रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. आगे वजाइनाइटिस की बात करें तो ये वजाइना का क्या होती है? इचिंग होती है और डिस्चार्ज होता है. अब इसको 3 चीज़ें फेवर करती हैं, हाई पीएच, डायबिटीज़ और एंटीबायोटिक्स यूज. अब एंटीबायोटिक्स किस तरह इसको फेवर करता है कि वो वजाइना का जो नॉर्मल फ्लोरा होता है उसमें क्या होता है? लैक्टोबैसिलस. अब लैक्टोबैसिलस का काम क्या होता है? वजाइना की पीएच को क्या करना? कम करना. ओके, वजाइनल पीएच कम करना. लेकिन ये एंटीबायोटिक्स इस लैक्टोबैसिलस को क्या कर देते हैं? सुप्रेस कर देते हैं. इसकी वजह से हमारे पास क्या होती है? पीएच रेज हो जाती है और कैंडिडा ओवर ग्रोथ क्या होती है? फेवर हो जाती है. अब स्किन इन्वेजन की बात कर लें, ये स्किन के जो हमारी बॉडी के वार्म और मॉइस्ट एरियाज होते हैं ये वहाँ पे होता है मेनली. अब वोवल एरियाज रेड और वीपिंग हो जाते हैं. रेड का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उस तरह ब्लड फ्लो इंक्रीज करवा देता है ताकि इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या वो फाइट कर सके. वीपिंग क्या होता है कि वहाँ से फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? वीपिंग हो गया वोवल एरियाज. ऑक्यूपेशनल रिस्क की बात करें, जो रेस्टोरेंट में डिश वॉशर्स होते हैं उनकी फिंगर्स और नेल्स का वाटर से रिपीटेड एक्सपोजर होता है, इसलिए उनके नेल्स क्या होते हैं? थिक होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली लॉस हो जाते हैं. डायपर रैश की बात करें तो इन्फेंट्स में अगर डायपर वेट होने के बाद क्या वो चेंज ना किया जाए तो वो क्या होता है? कैंडिडा ओवर ग्रोथ हो सकती है. आगे सिस्टेमिक या इम्यूनो कम्प्रोमाइज इन्फेक्शन की बात करें तो सबसे पहले क्या है? क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडाइसिस. एक्चुअली ये है क्या? ये स्किन, ओरल या जेनिटल म्यूकोजा और नेल्स, 3 चीज़ें, स्किन, ओरल या जेनिटल म्यूकोजा और नेल्स का नॉन इन्वेसिव इन्फेक्शन है. नॉन इन्वेसिव का मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्किन की सरफेस को अफेक्ट करेगा, बॉडी में स्प्रेड नहीं करेगा, मीन्स के ब्लड में स्प्रेड नहीं करता, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नॉन इन्वेसिव इन्फेक्शन. अब ये सिर्फ उन इंडिविजुअल में होता है जिनमें टी सेल इम्यूनिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है. अब इसके जेनेटिक बेस क्या होती है कि इंटरल्यूकिन 17 या इंटरल्यूकिन 17 रिसेप्टर. अब ये होता क्या है? इंटरल्यूकिन 17 वो वाला साइटोकाइन है जो कि टी सेल प्रोड्यूस करते हैं एक अलार्म सिग्नल के तौर पे, जिसको देख के जो बाकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है? रिएक्ट करता है. अब अगर या तो इस साइटोकाइन के रिलीज में प्रॉब्लम हो, ठीक हो गया, या
इसके रिसेप्टर के जीन्स मतलब इंटरल्यूकिन 17 या उसके रिसेप्टर के जीन्स की म्यूटेशन हो तो उसकी वजह से ये क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस हो सकता है। आगे पोस्ट ट्रांसप्लांट या इम्यूनोसप्रेस में क्या होता है कि जो जिनका ट्रांसप्लांट होता है किसी भी ऑर्गन्स का तो वो फिर इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए ड्रग्स दी जाती हैं। उस केस में क्या होता है कि कैंडिडा के इन्वेसिव इन्फेक्शन होते हैं। इन्वेसिव का मतलब वो ब्लड में भी स्प्रेड कर सकते हैं, सिस्टमिक। ओके, इसोफेजाइटिस क्या होता है कि एक्चुअली ये ल्यूकीमिया या लिम्फोमा के पेशेंट में देखने को मिलता है। इसोफेजाइटिस मीन्स के इसोफेगस की इन्फ्लामेशन। इसमें मेनली क्या होता है अक्सर औकात स्टोमिक और स्मॉल इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, मीन्स के उनकी भी इन्फ्लामेशन हो जाती है इसोफेगस के साथ साथ, क्योंकि आगे ये स्प्रेड कर जाता है। आगे डिसएमिनेटेड कैंडिडियासिस की बात करें, डिसएमिनेटेड मीन्स के कैंडिडियासिस जो की डिजीज है ना, इसकी जो ऑर्गेनिज्म है ये बॉडी में स्प्रेड कर जाए। वो स्प्रेड कब कर सकते हैं? आईवी ड्रग यूज से, जो कि मेनली ड्रग एडिक्ट्स क्या होते हैं आईवी मेथड के थ्रू ड्रग्स का इंटेक करते हैं, या फिर इंडेवलिंग आईवी कैथेटर, वही जो इंडेवलिंग पहले भी समझा चुका। एंड हाइपर एलिमेंटेशन, एलिमेंटेशन का मतलब हाइपर एलिमेंटेशन का मतलब ये है कि पेशेंट्स को अगर हमने क्या होता है बेड रेस्ट करवाया और उसको जो न्यूट्रिशन है वो कम्प्लीटली पेरेंटल मेथड से दे रहा है। पेरेंटल में आईवी वाला ही मेथड आता है मेनली। ओके, आगे की मैनिफेस्टेशन की बात करें कि जो डिजीज किस तरह प्रेजेंट होगी तो उसमें दो चीज़ कंडीशन आती हैं, राइट साइडेड एंडोकार्डाइटिस एंड ओप्थेल्माइटिस। ओके, आगे एंडोप्थेल्माइटिस मीन्स के आई का इन्फेक्शन है, कार्डाइटिस मीन्स के हार्ट का इन्फेक्शन है। ओके, और आइटिस तो आप समझ सकते हैं इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन जिसे हम कहते हैं। आगे न्यूट्रोपिनिक पेशेंट्स में क्या होता है कि ये डिसएमिनेटेड डिजीज तो होती है। न्यूट्रोपिनिक क्या होते हैं कि जिनमें न्यूट्रोफिल्स का काउंट कम हो, उन पेशेंट्स में डिसएमिनेटेड डिजीज के अलावा एक और चीज़ भी होती है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। ओके, अगर न्यूट्रोपिनिक पेशेंट्स को डिसएमिनेटेड डिजीज हो गई तो उनके अंदर सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स भी होंगे। आगे पैथोजेंस की बात करें तो मेनली तो कैंडिडा एल्बिकेंस होता है, बट ट्रोपिकैलिस और पैराप्सिलोसिस भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की हम बात करें तो हमारे पास माइक्रोस्कोपी में हमें क्या देखने को मिलेगा, बडिंग यीस्ट सेल जो कि बड्स बना रहे हैं, और सूडो हाइफी। ओके, दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, बडिंग यीस्ट और सूडो हाइफी। और ये क्या होंगे? ग्राम पॉजिटिव होंगे जब हम एक्सोडेट्स या टिश्यू की बायोप्सी करेंगे। अब एक्सोडेट्स क्या होता है कि कोई भी फ्लूइड बॉडी से इन्फेक्शन वाली साइड से निकलता है तो उससे क्या बोलते हैं? एक्सोडेट। हम टिश्यू बायोप्सी करेंगे एक्सोडेट से, हमें क्या देखने को मिलेगा? बडिंग यीस्ट और सूडो हाइफी जो कि ग्राम पॉजिटिव हो, और इनको हम कैल्को फ्लोर वाइट स्टेनिंग से भी डायरेक्टली विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, कल्चर की हम बात करें तो कल्चर में हमें क्या देखने को मिलेगा? यीस्ट की कॉलोनीज, और जो मैक्रोस्कोपिकली मतलब कि हमें लार्ज साइज में जो हम अपनी आंख से भी देख सकते हैं, तो अगर हम देखेंगे विजुअलाइज करेंगे तो ये स्टेफिलोकोकल कॉलोनी से रिजेंबल करेंगे। डायग्नोस्टिक डिफरेंशिएशन टेस्ट की बात करें तो एक्चुअली हमने एल्बिकेंस को बाकी स्पीशीज से डिफरेंशिएट करना होता है। तो एल्बिकेंस दो तरह के टेस्ट शो करता है, एक जम्प ट्यूब्स और दूसरा क्लेमिडोस्पोर्स। जम्प ट्यूब में एक्चुअली होता क्या, कैंडिडा एल्बिकेंस के ये सेल्स को जब हम किस ह्यूमन या एनिमल सीरम में मिक्स करके 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दें तो वो अपनी शेप चेंज करता है। अब होता क्या, एक्चुअली में हमारे पास जो ये सेल्स है वो तो है राउंड। ओके, और हाइफी क्या होता है? फिलामेंटस शेप होता है। ओके, जब वो सीरम में 37 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है तो वो अपने आप को इस यीस्ट सेल से हाइफी में चेंज करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ग्रो कर रहा होता है। अब वो करता किस तरह के, ये राउंड सेल्स है, इससे क्या होती है? एक्सटेंशन निकलती है। ओके, फिलामेंटस एक्सटेंशन निकलती है जिसको हम बोलते हैं जम्प ट्यूब। क्या बोलते हैं? जम्प ट्यूब। ये सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है? कैंडिडा एल्बिकेंस, बाकी स्पीशीज नहीं बनाती। ओके, आगे क्लेमिडोस्पोर्स क्या होता है कि जब एल्बिकेंस कैंडिडा एल्बिकेंस को हार्श इन्वायरमेंट में रखा जाए जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो वो क्या होता है? अपनी सर्वाइवल के लिए स्पोर्स बनाता है, थिक वॉल्ड स्पोर्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लेमिडोस्पोर्स। ओके, तो हम क्या करेंगे? हार्श या प्योर न्यूट्रिएंट्स के साथ जो एगर होता है उसमें इसको ग्रो करेंगे तो अल्टीमेटली ये थिक वॉल्ड स्पोर्स बनाएगा जिसको हम क्लेमिडोस्पोर्स बनाएंगे कहेंगे। इससे क्या होगा? डिफरेंशिएट हो जाएगा एल्बिकेंस या कोई और स्पीशीज का। आगे हमारे पास सीरोलॉजी इसमें रेयरली हेल्पफुल होती है। स्किन टेस्टिंग की बात कर लें, स्किन टेस्टिंग तो श्योरली ये बात तो क्लियर है कि इम्यूनो कम्पिटेंट एडल्ट्स में होगा, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, वो इम्यून रिस्पॉन्स वो जो है दे पा रहा है एंटीजेंस के अगेंस्ट, तो वो उन्हीं में स्किन टेस्टिंग पॉजिटिव होगी। इसके बारे में पहले भी पिछले लेक्चर्स में अच्छे से बता चुका हूँ कि ये क्या होता है एक्चुअली। इसमें एनर्जी की बात करें यानी एक्सेप्शन की बात करें तो क्या होता है कि जिन पेशेंट्स के अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डिक्रीज्ड है उनमें ये स्किन टेस्टिंग नेगेटिव आएगा। हालांकि उनको इस कैंडिडा का इन्फेक्शन है लेकिन फिर भी स्किन टेस्टिंग नेगेटिव होगा क्योंकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वीक है। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की बात करें, ओरोफेरेंजियल या इसोफिजियल थ्रस्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फ्लोकोनाजोल। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? फ्लोकोनाजोल। आगे इट्राकोनाजोल एंड वोरिकोनाजोल, इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये भी इफेक्टिव होते हैं। आगे इसोफिजियल इन्वॉल्वमेंट यानी अगर इसोफिजियस फेगस तक वो एरिया को इन्फेक्ट कर चुका है तो हम कैस्पोफंजिन और मीकाफंजिन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके,
स्किन इन्फेक्शंस की बात करें, हम टॉपिकल एंटी फंगल्स यूज़ करेंगे, मीन्स कि जो हम क्रीम्स की फॉर्म में मेडिकेशन जो अप्लाई करते हैं वो वाली। अब इसमें क्या आएगा, क्लोट्रीमाजोल एंड आर्निस्टैटिन। ओके, आगे वजाइनाइटिस के लिए हम क्या करेंगे, टॉपिकल एजोल यूज़ करेंगे। अब टॉपिकल वही, क्योंकि वजाइना के लिए है तो इंट्रावजाइनल, और स्किन के लिए था तो स्किन के ऊपर टॉपिकल। लोकली हम कोई भी मेडिसिन अप्लाई करते हैं तो उस मेथड को क्या कहते हैं, टॉपिकल। तो इसमें क्या आएगा, क्लोट्रीमाजोल और मिकोनाजोल। ओके, या फिर हम फ्लोकोनाजोल की भी एक सिंगल ओरल डोज दे सकते हैं। ओके, अगर म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडाइसिस की बात करें तो हम उसको कीटोकोनाजोल से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर डिससेमिनेटेड कैंडिडाइसिस के केस में हम क्या यूज़ करेंगे, एम्फोटेरिसिन बी और फ्लोकोनाजोल। ओके, इसमें हम फ्लूसीटोसिन यूज़ भी कर सकते हैं या नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर इसको मेडिसिन को एडिशनली यूज़ करना है तो। अगर लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, ये हम तब यूज़ करते हैं जब किडनी डैमेज पहले से प्रेजेंट हो। अब एक्चुअली में क्या है कि जो किडनी डैमेज की वजह से हम जो एम्फोटेरिसिन बी है इसको हम फैट ड्रॉपलेट्स में सराउंड करके फिर इसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। प्रोफाइलेक्सिस की बात करें तो हम प्रिवेंशन की बात करें कि हाई रिस्क पेशेंट में हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, तो उसमें ओरल क्लोट्रीमाजोल ट्रोकिस कैंडी शेप में होती है, पक्कल मिकोनाजोल टैबलेट्स, ये टैबलेट्स की शेप में हम लेते हैं, आर्निस्टैटिन, स्विशेंट फेलो, ये तीनों मेडिसिन इनके जो है ना, इनको किस तरह हमने इनटेक करना है, इनके बारे में वीडियोस के लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना कि हम इसको किस तरह मेडिसिन को इनटेक करते हैं। ये हम थ्रश के लिए यूज़ करते हैं तीनों के तीनों मेडिसिन, ट्रोकिस की फॉर्म में ओरल क्लोट्रीमाजोल और टैबलेट्स की फॉर्म में बक्कल मिकोनाजोल और स्विशेंट फेलो की फॉर्म में निस्टैटिन। ओके, आगे फ्लोकोनाजोल और मिकाफंजिन की बात करें तो ये बोन मैरो रेसिपिएंट्स जिनमें हमने इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करके बोन मैरो को ट्रांसप्लांट किया है, उनमें हम क्या यूज़ करेंगे, फ्लोकोनाजोल और मिकाफंजिन, या फिर जो प्रीमेच्योर इन्फेंट्स हैं। ओके, आगे हम नोट ऑन रेजिस्टेंस की बात करें तो एड्स के पेशेंट में हम चूँकि फ्लोकोनाजोल थेरापी लॉन्ग टर्म थेरापी चलाते हैं ना, तो उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि कैंडिडा एल्बिकेंस इस मेडिसिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट होता है। अब इस डिजीज़ के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ये तो हमारा था पार्ट 1 अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस का। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। तो गाइस, बेस्ट ऑफ लक।